हेलो फ्रेंड, सक्सेस प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम में साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स से पूछा जाता है। इस वीडियो में दोस्तों फिजिक्स का सभी अच्छे लेवल का प्रश्न शामिल किए हैं और इसको डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल पाए। दोस्तों, फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 9th 10th सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है और थ्योरी सेक्शन से भी अगर आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट है तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। दोस्तों, फिजिक्स का भी क्लास शुरू करेंगे और यह एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही है। अगर आप इसको प्रैक्टिस सेट की तरह देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हैं। 40 इसमें टोटल क्वेश्चन आपके लिए जो इसमें टारगेट है 30 क्वेश्चन का टारगेट है और आप कितना सही बना पाते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहा जाता है। गोलीय दर्पण का होता है दो पार्ट, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। चलिए सबसे पहले यहाँ पर गोलीय दर्पण में यहाँ पर जो ले रहे हैं दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए अवतल दर्पण ले रहे हैं। अभी जो दोस्तों एरो खींच रहा हूँ यह जो है परावर्तक तल यानी परावर्तक सतह कहा जाता है इसको। अब यहाँ पर कह रहा है परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो एक बीच में पॉइंट ले रहे हैं इसे जो कहा जाता है दोस्तों ध्रुव कहा जाता है। इसे P से डिनोट करते हैं दर्पण में, पोल, P फॉर पोल, और इसे ध्रुव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ध्रुव। और दोस्तों फिजिक्स में पढ़ाएंगे दर्पण से रिलेटेड तो वहाँ पर डिटेल्स में इसको डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। दोस्तों, समतल दर्पण में अगर आपतित किरण को थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण जो घूमती है 2 थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों 10 डिग्री से घूम रही है तो परावर्तित किरण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाता है, थीटा से 2 थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर 10 का दुगुना कीजिएगा तो 20 हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। यह कंडीशन होता है अगर आपतित किरण को थीटा डिग्री से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। अब यहाँ पर थीटा के जगह पर जो भी मान रहेगा उसका आपको दुगुना कर देना है, यह आपको याद रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन है, किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और दोस्तों इसमें से जो है विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा, एक्स किरण, परावैगरी किरण तीनों जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन अल्फा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर नहीं है। अल्फा किरण का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है, यह भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। यहाँ पर दोस्तों आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो आपतित किरण से जो कोण बनेगा आपतन कोण बनेगा। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो यहाँ पर परावर्तन कोण पूछा जा रहा है तो परावर्तन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। आपतित किरण से जो कोण बनता है, आपतित किरण यहाँ पर 60 डिग्री है, आपतन कोण बनता है और समतल दर्पण में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पारसेक का मान है। एक पारसेक का जो मान होता है 3.2616 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। पारसेक जो है दूरी का मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का वेग तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पर पिंड का वेग जो है तिगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। यहाँ पर वेग तिगुना किया जा रहा है यानी v को तिगुना किया जा रहा है तो 3 का आप स्क्वायर इस तरह से कीजिएगा दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 होता है। तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 गुना। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक है। एक व्यक्ति का हाइट दिया हुआ है 2 मीटर और उसे कितना मीटर का समतल दर्पण चाहिए न्यूनतम। तो दोस्तों व्यक्ति का जो हाइट है उससे आधा होना चाहिए समतल दर्पण की ऊंचाई। तो 2 मीटर का अगर आप आधा कीजिएगा तो 1 मीटर होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु उसे कहा जाता है जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। तो स्वयं का जो प्रकाश है सूर्य के पास है, तारा के पास है दोस्तों, विद्युत बल्ब में भी रहता है स्वयं का प्रकाश। और इसके बाद आपको याद रखना है जुगनू, जुगनू एक कीड़ा है, उसके शरीर में प्रकाश होता है, तो स्वयं के प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब अप्रदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत पत्थर, लकड़ी, चंद्रमा है, इसे आप बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तारा हो जाएगा। तारा सूर्य में प्रदीप्त वस्तु है, इसे अपने स्वयं का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक तंतु का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। प्रकाशिक तंतु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। प्रकाशिक तंतु को इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं और कई बार आपको ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ लिखा रहेगा, तो यह भी आपको याद रखना है प्रकाशिक तंतु या फिर ऑप्टिकल फाइबर। इसका जो प्रयोग करते हैं संचार व्यवस्था में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इंडोस्कोपी में शरीर का इंटरनल पार्ट का जांच किया जाता है। तो प्रकाशिक तंतु या फिर ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रयोग करते हैं संचार व्यवस्था, इंडोस्कोपी में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संचार व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन ने कौन से नियम को दर्शाता है, यानी न्यूटन के नियम से रिलेटेड है दोस्तों। न्यूटन के 3 नियम है, तीनों नियम से फिक्स है कि कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है बिहार पुलिस में। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती, यह जो संबंधित है गति का तीसरा नियम यानी न्यूटन का थर्ड लॉ से संबंधित है। न्यूटन के थर्ड लॉ में प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर बंदूक से गोली चल रही है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का दे रही है, यानी विपरीत प्रतिक्रिया भी हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार होगा। अब यह अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों और यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ पर आपको समझना है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए आप क्या इसका सही आंसर देते हैं। दोस्तों चंद्रमा पर जो जी का मान होता है पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है और भार बराबर जो सूत्र होता है W बराबर जो होता है m गुना जी होता है। m यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। द्रव्यमान वस्तु का फिक्स रहता है, कहीं भी आप चले जाइएगा चेंज नहीं होता है, लेकिन जी का मान जगह के अनुसार चेंज होता है। पृथ्वी पर जी का मान अधिक होता है, चंद्रमा पर जी का मान कम होता है। तो चंद्रमा पर 300 न्यूटन है तो पृथ्वी पर आएगा तो लड़का का भार बढ़ जाएगा। तो जी का मान जो होता है चंद्रमा पर पृथ्वी पर के जी का मान का 1/6 होता है। तो दोस्तों इसमें 6 से गुना हो जाएगा, तो 300 में आप अगर 6 से गुना कीजिएगा तो 1800 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन में 1800, तो आप जल्दीबाजी में आंसर नहीं दीजिएगा, यहाँ पर आपको मात्रक भी देखना है। भार का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 न्यूटन। यह आपको देखकर आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रवाह यानी धारा, तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं यंत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो अमीटर इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, यंत्र का नाम अमीटर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। यहाँ पर भाइयों की जगह पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वायु आपको यूज करना है यहाँ पर दोस्तों। ध्वनि के लिए जो जरूरी है दोस्तों माध्यम की जरूरत होती है, ठोस द्रव्य या गैस होना चाहिए। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करते, निर्वात को जो इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूम कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बाल के जगह पर बल होगा। बल के समीकरण यानी फोर्स के समीकरण में F किसके बराबर होता है, तो एक फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पिछली बार 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था V बराबर U प्लस AT से रिलेटेड पूछा गया था। तो V बराबर जो U प्लस AT है यह गति का समीकरण है। यहाँ से आप सभी सूत्र को देख लीजिए। mgs जो होता है स्थितिज ऊर्जा का होता है, पोटेंशियल एनर्जी, इसको P.E से डिनोट करते हैं। और F बराबर जो होता है ma होता है। C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और D ऑप्शन में दिया हुआ mv, तो यह जो होता है दोस्तों संवेग का सूत्र होता है, संवेग को P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है mv। तो यहाँ से सभी सूत्र को आप याद रख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा F किसके बराबर है, तो ma के बराबर है। C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है।
और वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेगावाट। जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा ऊर्जा का यूनिट है, लेकिन मेगावाट जो यूनिट है शक्ति का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है केल्विन किस राशि का मात्रक है? केल्विन जो मात्रक होता है ताप का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। सही आंसर इसका हो जाएगा ताप का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? कौन सी राशि सदिश है? तो सदिश राशि के जो अंतर्गत है धारा घनत्व है। धारा घनत्व सदिश राशि है। बाकी जो तीनों दिया हुआ है धारा यानी विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत आवेश जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व इनर्शिया की सही परिभाषा है। तो जड़त्व की सही परिभाषा कौन सी है? सभी ऑप्शन को यहाँ से आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन में है वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी दिशा बदल लेती है, सही नहीं है। बस दूसरा ऑप्शन है वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह स्थान बदल लेती है, यह भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जिसके कारण उनका ताप बदल जाता है, ताप से कोई संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी स्थिर या गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देती है, यह बिल्कुल सही है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, अगर वह गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है। न्यूटन के तीनों नियम को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से फिक्स है, पूछा ही जाएगा। और दोस्तों हम आप लोगों को भी पढ़ाएंगे फिजिक्स में। इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व सही परिभाषा है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है चली हुई गोली, तो इसमें बिल्कुल है। बहता हुआ पानी में भी है, चलता हथौड़ा में भी है, लेकिन खिंचा हुआ धनुष स्थिर अवस्था में ही रहता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा जो होता है गति के कारण से होता है, तो जो भी गति में वस्तु है उसमें गतिज ऊर्जा होगा। खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगर प्रतिरोध रहता है सिर्फ, तो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है ओम। पिछली बार 2017 में प्रतिरोध का ऐसा यूनिट पूछा गया था, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है ओम। दोस्तों मात्रक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक है? लोहा, निकेल, बिस्मत, कोबाल्ट। दोस्तों लोहा, निकेल और कोबाल्ट तीनों जो है लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक है। प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक जो इसमें से है बिस्मत है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बिस्मत। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत हीटर का जो बना होता है कुंडली यानी एलिमेंट जो बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। दोनों यहाँ से आपको याद रखना है। और शीशा एवं टीन से जो मिलकर बनता है विद्युत फ्यूज बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनता है, विद्युत हीटर नाइक्रोम से, शीशा एवं टीन से जो मिलकर बनता है फ्यूज को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं? एसी करंट को डीसी में जो चेंज करता है इसे जो कहा जाता है रेक्टिफायर कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर फर्स्ट ऑप्शन में, ट्रांसफार्मर क्या करता है वोल्टेज को चेंज करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है। एक और यहाँ से पॉइंट याद रखना है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट पर काम करता है, डीसी करंट पर नहीं काम करता। एसी करंट जो बिजली का होता है वह होता है और डीसी करंट बैटरी को कहते हैं डीसी करंट। अब यहाँ पर इन्वर्टर, तो इन्वर्टर क्या करता है डीसी करंट को एसी में चेंज करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लिया जाता है। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए जो प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में जो प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। अगला क्वेश्चन है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो, इससे पहले भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं दोस्तों। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो सभी ऑप्शन को देख लेते। फर्स्ट ऑप्शन में है उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान बिल्कुल चेंज नहीं होता। मास
द्रव्यमान जो होता है सभी जगह फिक्स रहता है, उसका भार बदल जाएगा। तो भार बिल्कुल चेंज होता है, और ऑप्शन को देख लेते हैं, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, भार एवं द्रव्यमान दोनों नहीं बदलेगा, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर बी एवं सी में से कौन सा होगा, तो दोस्तों सबसे अधिक जो विकल्प सही रहता है उसे हमें चुनना है। तो एग्जाम में आप जल्दबाजी में नहीं बनाइएगा, सभी ऑप्शन को जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो इसका जो सबसे सही है सी ऑप्शन है, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसमें दोनों कंडीशन दिया हुआ है, भार चेंज होगा लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान एवं भार दोनों का जिक्र है, तो सी ऑप्शन इसका सबसे सही है। अगला क्वेश्चन है, जब लिफ्ट किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो लिफ्ट जा रही है। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार जो है वास्तविक भार से कम हो जाता है तो लिफ्ट जा रही है, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे। जब व्यक्ति का भार लिफ्ट में कम हो जाता है तो त्वरण के साथ नीचे जाने पर व्यक्ति का भार लिफ्ट में क्या होता है, कम हो जाता है। अगर त्वरण के साथ ऊपर जाता है तो व्यक्ति का भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। समान गति से ऊपर और नीचे, समान गति से अगर ऊपर एवं नीचे जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन भार में नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो भार बराबर जो सूत्र होता है W बराबर होता है m गुना जी। इसी तरह दोस्तों सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और यह ज़्यादा टफ नहीं है। तो भार बराबर जो सूत्र होता है W बराबर होता है m गुना जी। m हो गया यहाँ पर द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 होता है। तो द्रव्यमान हमें निकालना है, यह जो m है यहाँ पर m का मान हमें निकालना है, इस m का मान यहाँ पर निकालना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, W बटा g हो जाएगा। W का मान कितना है, 29.4 है। 29.4 में आप 9.8 से भाग दीजिएगा, 9.8 से भाग दीजिएगा आप, तो यहाँ पर मान जो आ जाएगा 3 आ जाएगा भाग देने पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है द्रव्यमान वस्तु का हो गया 3 किग्रा। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का डॉट डॉट होता है। शून्य या फिर निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो होता है समान त्वरण होता है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना आपको, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। निर्वात रहेगा या फिर शून्य रहेगा या फिर इसका इंग्लिश नाम दिया रहेगा वैक्यूम। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक उदाहरण है। स्वचालित वाहनों में जो द्रव चालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक जो उदाहरण है पास्कल के नियम का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का मान कितने डिग्री पर समान होता है यहाँ पर, तो -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर दोस्तों सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान होता है। तो -40 डिग्री का मान रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान आप रख कर देखिएगा तो समान आएगा, जो इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है यानी बेड कंडक्टर है। तो विद्युत का इसमें से सबसे अच्छा कुचालक जो होगा लकड़ी होगा, इसका सही आंसर हो गया। साथ ही आपको यह भी याद रखना है विद्युत का सबसे अच्छा चालक या फिर सुचालक जो होता है गुड कंडक्टर चांदी होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा लकड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है। दंत चिकित्सक यानी डॉक्टर किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं, तो यह जो प्रयोग किया जाता है इसमें अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है। तो दंत चिकित्सक या फिर आंख कान नाक गले की जांच के लिए यह शरीर का इंटरनल पार्ट है, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और स्पष्ट दिखाई पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम रहेगा। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हो गया। साथ में आपको यह भी याद रखना हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण का कहाँ प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है, पीछे देखने के लिए। उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब छोटा बनता है और इस कारण से बहुत ज्यादा जो पीछे गाड़ी आ रही होती है दिखाई पड़ता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथ ही यह भी आपको याद रखना है रोड लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। यहाँ से आपको सभी याद रखना है। ल्यूमेन जो मात्रक है ज्योति फ्लक्स का है।
ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम और लक्स जो है प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। इसका जो आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स हो जाएगा, सी ऑप्शन ल्यूमेन का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है विद्युत मोटर करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विद्युत मोटर। इसके बाद है फर्स्ट ऑप्शन में डायनेमो। डायनेमो जो प्रयोग होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ध्वनि निम्न में से है एक। इसका क्या सही आंसर होगा आपको जरूर कमेंट करना है। दोस्तों तरंग के जो पार्ट होते हैं दो पार्ट होते हैं, पहला होता है यांत्रिक तरंग, दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग के दो पार्ट होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत है प्रकाश और ध्वनि जो संबंधित है अनुदैर्ध्य तरंग का। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो पार्ट है यांत्रिक तरंग का, और यांत्रिक तरंग को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव। वेव मीन्स होता है तरंग और मैकेनिकल यानी यांत्रिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मैकेनिकल वेव। साइंस में आपको इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो इंग्लिश में ही दिया हुआ रहता है और इंग्लिश में ही नाम इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। तो साइंस के लिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी नाम सभी का जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो केल्विन मान में जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। पूरी वैल्यू की बात करें तो 98.6 होगा डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तीनों मान आपको याद रखना है। मानव शरीर का यह सामान्य तापमान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के जो आविष्कार जो कहा जाता है न्यूटन को कहा जाता है और गैलीलियो को जो कहा जाता है जड़त्व के नियम का आविष्कारक कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। और गति के नियम का भी जो है न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ से आपको सभी याद रखना है। टेलीविजन का जो आविष्कार किया है जे एल बेयर्ड। इसके बाद है मार्कोनी रेडियो का आविष्कार किया है। ग्राहम बेल जो आविष्कार किया है टेलीफोन का। टेलीफोन का आविष्कार है ग्राहम बेल। रेडियो का आविष्कार किया है मार्कोनी और टेलीविजन का आविष्कार किया है जे एल बेयर्ड। और लास्ट में अल्फ्रेड नोबेल। तो यह डायनामाइट का आविष्कार किया था और इसी के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है।